नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। संभवतः अच्छे होंगे। मैं हरिओम आप सभी का स्वागत करता हूं हरिओम सर लर्निंग पॉइंट में। आप लोग बताएंगे कि हमारी आवाज आ रही है नहीं आ रही है। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। और एकदम सब क्लियर है क्लास, तो फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार मुझे बता दीजिए कि सब कुछ क्लियर है तो मैं क्लास को स्टार्ट करूं। बताएंगे आप सभी लोग कि सर ऑल ओके, सब कुछ क्लियर है। गुड इवनिंग निशा बेटा, गुड इवनिंग। चलिए फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, और बहुत ही अच्छी एनर्जी के साथ और बहुत गजब तरीके से करेंगे। एक एक पॉइंट आपका क्लियर होता चला जाएगा, एक क्लियर करके चलेंगे बिल्कुल। चलिए एक बार कमेंट करके आप बता दीजिए कि सब कुछ क्लियर है, तो मैं आगे क्लास को स्टार्ट करूं, क्योंकि मेरी तरफ से तो सब क्लियर लग रहा है। चलिए अच्छा, अब बताइए अब क्लियर है या दिक्कत अभी भी प्रॉब्लम आ रही। अब एक बार बताइए कि अब क्लियर है, अब भी दिक्कत आ रही। हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही थी। चलिए अच्छा, अभी भी प्रॉब्लम आ रही। चलिए अब चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर बात करते हैं। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 1 पर बात कर लेते हैं। निम्नांकित में से कौन सा समस्या समाधान में बाधक नहीं है। बताइए, समस्या समाधान में बाधक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 बताएंगे। ए ए ए ए बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बताइए। बिल्कुल, और ए आंसर कैसा, एकदम सही है। सूझ समस्या समाधान में बाधक नहीं है। कौन? सूझ। अच्छा, सूझ सूझ देख लेते हैं। समस्या का अचानक हल मिलना। सूझ सूझ का अर्थ होता है समस्या का अचानक हल मिलना। और जो सूझ और बिल्कुल जो सूझ और अंतर्दृष्टि, सूझ और अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था? कोलर ने दिया था। कोलर साहब ने सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था। बिल्कुल, और समस्या की सकारात्मक विध होती है सूझ। सूझ कैसी होती है? समस्या की सकारात्मक विध होती है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे अच्छा, भग्राशा देखते हैं। भग्राशा भग्राशा क्या होता है? व्यक्ति को बार बार एक काम में सफल नहीं होता, इसमें व्यक्ति का होता बार बार असफल हो जाता है, और जिससे व्यक्ति के अंदर निराशा पैदा हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? भग्राशा कहते हैं। बिल्कुल, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। बताइए, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताएंगे आप लोग। निम्न में से कौन सा एक संवेग है? बताइए, निम्न में से कौन सा एक संवेग है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 बताएंगे। बिल्कुल, और संवेग के बारे में किसने बताया था? मैकडूगल साहब ने। मैकडूगल साहब ने संवेग के बारे में बताया था। और कितने प्रकार के संवेग बताए थे? 14 प्रकार के मूल प्रवृत्ति यानी कि संवेग बताए थे। किसने? मैकडूगल साहब ने। हाँ, 2 का सी, 2 का सी। चलिए हाँ, एकदम सही, एकदम सही। सी आंसर कैसा होगा? सही होगा। कितने संवेग बताए थे मैकडूगल साहब ने? 14 संवेग बताए थे। कितने संवेग बताए थे? 14 संवेग। एक सेकंड, हाँ 14 संवेग बताए थे, और इसलिए सी ऑप्शन कैसा होगा? एकदम सही होगा। अच्छा, 14 संवेग कौन कौन से बताए थे? पहला जो संवेग बताया था वो भय बताया था, दूसरा संवेग क्रोध, और तीसरा संवेग क्या बताया था? घृणा बताया था। चौथा संवेग क्या बताया था? वात्सल्य बताया था। और पांचवा संवेग क्या बताया था? करुणा। और छठा संवेग कौन सा बताया? कामुकता बताया था। सातवां जो बताया था वो बताया था आश्चर्य। और आठवां संवेग जो बताया था वो बताया था आत्महीनता। आठवां क्या बताया था? आत्महीनता। और नौवां जो बताया था वो आत्मविभान बताया था। और 10वां जो बताया था वो बताया था एकीपन। 11वां भूख, अधिकार और प्रतिभाव। हाँ, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 3 बताएंगे। बिल्कुल, FIACS के साथ मूल कौन संबंधित है? बताइए। FIACS के साथ मूल रूप से कौन संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 3 बताएंगे। बिल्कुल, सी। अच्छा, चलिए सभी लोग आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, बिल्कुल बंटी सी बता रहे, और सी आंसर एकदम सही, एकदम सही। किससे संबंधित है? फ्लेंडर से संबंधित है। किससे संबंधित है? फ्लेंडर। अच्छा, FIACS, अच्छा इसका जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम। कैटेगरी सिस्टम ये क्या है? इसकी ये फुल फॉर्म है। हाँ बिल्कुल, FIACS का जो, अच्छा मैं हूं डॉन सर जी, अच्छा हाँ, FIACS का जो विकास हुआ है वो विकास कब हुआ है? 1959 में। किसके द्वारा हुआ है? हाँ चलिए, किसके द्वारा हुआ है? फ्लेंडर के द्वारा। और कहां पर हुआ है? USA में हुआ है। हाँ, और इसका विकास कहां हुआ? USA में हुआ है, मिनेसोटा विश्वविद्यालय में। किस विश्वविद्यालय में? मिनेसोटा विश्वविद्यालय में इसका। हाँ बिल्कुल। अच्छा, इसका जो उद्देश्य था वो था कक्षा के भीतर शाब्दिक व्यवहार के निरीक्षण और विश्लेषण के द्वारा बनाई गई। हाँ बिल्कुल, मिस्टोरा, हाँ मिनीसोटा, बिल्कुल मिनीसोटा विश्वविद्यालय 1959 में, हाँ 1959 में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पर बात करेंगे हम लोग, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न कथनों में से कौन सा प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है? बताइए, कौन सा प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 4 बताएंगे, बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए। 4 का सी बता रहे हैं, पूजा सी, बिल्कुल बताइए। अच्छा, प्रश्न कौशल क्या होता है? इसमें क्या होता है? योजनाबीन या विचारात्मक होना। बिल्कुल, इसमें इसमें विचारात्मक चीजें। सी। चलिए देखते हैं। प्रश्न पूछने में उत्साहवर्धन तरीकों का प्रयोग करना, बिल्कुल सही बात है। आगे देखेंगे। प्रश्नों को प्रोत्साहन देना, बिल्कुल सही बात। हाँ अथवा ना में उत्तर वाले प्रश्न नहीं, ये कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या कर रहा है? सीमित उत्तर की बात कर रहा है, सीमित उत्तर की बात कर रहा है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। आगे, सुनने में संवेदनशील विकास करना, ये भी सही होगा। और निगेटिव क्वेश्चन का निगेटिव आंसर कैसा होगा? राइट होगा, इसलिए सी आंसर एकदम सही होगा। यस या नो, ये सीमित उत्तर पर होता आधारित। यस या नो, ये सीमित उत्तर पर आधारित होता है। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 बताइए, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीक है? बताइए, व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीक है। क्वेश्चन नंबर 5 बताएंगे, बी। अच्छा, व्यक्तित्व मापन की कितनी विधियां होती हैं? 2 विधियां होती हैं। एक प्रक्षेपी विधियां, हाँ, व्यक्तित्व मापन की कितनी विधियां होती हैं? 2 विधियां होती हैं। एक कौन सी होती? प्रक्षेपी, और दूसरी कौन सी होती? अप्रत्यक्षी, हाँ अप्रत्यक्षेपी, बिल्कुल 2 विधियां होती हैं। TAT, बिल्कुल बेटा TAT सही बता रही हूँ। निशा, बी। बंटी, अच्छा बी। चलिए देखते हैं। हाँ, बी जो आंसर बता रहे वो एकदम सही बता रहे हैं। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, एकदम सही। बी आंसर कैसा होगा? सही होगा। इसमें क्या होता है? व्यक्ति के व्यवहार को अंकों में मापना होता है। हाँ, निर्धारण मापनी में व्यक्ति के व्यवहारों को अंकों में मापना होता है, और अवलोकन में क्या होता है? व्यवहार को देखकर रिकॉर्ड करना होता है।
अवलोकन का अर्थ होता है व्यवहार को देखकर रिकॉर्ड करना होता है। चलिए आगे देखते हैं। और जो साक्षात्कार होता है वो होता है प्रश्न और उत्तर के माध्यम से जानकारी एकत्रित करना या जानकारी लेना। क्वेश्चन नंबर 6 बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर हम लोग बात करते हैं। सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता है उसे कहते हैं, बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 बताएंगे। सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता है उसे कहते हैं, बताइए। क्वेश्चन नंबर 6। नमस्कार, बिल्कुल नमस्कार भाई कैलाश, नमस्कार। और इसका जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन एकदम सही होगा, उद्भवन। और लगभग टोटली सभी लोग सही बता रहे, उद्भवन। अच्छा, उद्भवन होता क्या है? उद्भवन एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति क्या करता, समस्या पर काम करना बंद कर देता है। उद्भवन में व्यक्ति क्या करता है, समस्या पर क्या करता, काम करना बंद कर देता है। हाँ, और समस्या को अचेतन मन यानी कि अनकॉन्शियस माइंड में छोड़ देता है, जो बाद में अपने आप सोल्व होती रहती है, माइंड में वो चलती रहती है। एकदम सही। उद्भवन का जो अर्थ होता है वो होता है मतलब समस्याओं को मतलब एक तरीके से छोड़ देना। हाँ, अचेतन मन के लिए, अचेतन में, हाँ बिल्कुल अचेतन मन में फिर समस्या का हल होता है। बिल्कुल अचेतन मन में समस्या का हल होता है उद्भवन में। अच्छा, आयोजन क्या होता है? आयोजन होता है समस्या को या समस्याओं को समझना और उनसे जुड़ी सूचनाओं को एकत्रित करना। आयोजन क्या होता है? समस्याओं को समझना और उनसे जो जुड़ी हुई चीजें हैं उन्हें क्या करना, एकत्रित करना, यानी कि सूचनाओं को एकत्रित करना होता है। अच्छा, अनुवादन क्या होता है? अनुवादन होता है समस्या का अचानक हल मिलना। आप कभी कभी देखा होता, हमें बहुत सी चीजें याद नहीं होती लेकिन हमें अचानक कोई चीज याद आ जाती है। अचानक हमें कोई मतलब कोई बात याद आ जाती है, वही क्या होता है, अनुवादन होता है। बिल्कुल। अच्छा, प्रबोधन क्या होता है? प्रबोधन समझ लीजिए, प्रबोधन होता है जो व्यक्ति की मतलब व्यक्ति जिस मतलब समस्या को जांचता है, इसमें क्या करता है, व्यक्ति समस्या को परखता है और बिल्कुल हाँ कि उसमें देखता है इसमें समाधान हमें मिला या नहीं मिला, वो क्या होता है, प्रबोधन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, बताइए। बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई है, बताइए। बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई। क्वेश्चन नंबर 7 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7। सी 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 और सी एकदम सही है, फोनिम, ध्वनिग्राम या स्वनिम या स्वनिम। बोली जाने वाली भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या होती है, ध्वनिग्राम होती है। अच्छा, रूपग्राम क्या होता है? ये होता है संभाषण की सबसे छोटी इकाई। जो रूपग्राम होता है वो क्या होता है, संभाषण की सबसे छोटी इकाई, उसे क्या कहते हैं, रूपग्राम कहते हैं। इसलिए हाँ, वाक्य की सबसे छोटी रूपग्राम, बिल्कुल। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे इसमें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस प्रश्न द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमोदित किया जा सकता है, बताइए। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 बताएंगे, निम्न में से किस प्रश्न द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमोदित किया जा सकता है? 8 का डी डी डी,
सभी लोग डी बता रहे हैं। चलिए देखते हैं इनमें से कौन बता सकता है, सही उत्तर बताइए। क्या आप जानते हैं इसका उत्तर बता सकते हैं? आगे देखते हैं। इसे कितने भिन्न तरीकों में हल किया जा सकता है? एकदम सही, क्योंकि सृजनात्मकता कैसी होती है बेटा? सृजनात्मक चिंतन अपसारी चिंतन होता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग होता है। बिल्कुल बिल्कुल डी राइट होगा। इसमें क्या होता है? अलग अलग प्रकार से सोचना होता है। और जो सृजनात्मकता होता है इस पर किसने बल दिया? गिलफोर्ड ने बल दिया है बेटा। इस बात पर गिलफोर्ड ने बेटा इस बात पर क्या दिया है? बल दिया है। अब सारी चिंतन होता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। सूक्ष्म शिक्षण बताइए, सूक्ष्म शिक्षण है बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 बताइए सभी लोग। सूक्ष्म शिक्षण है बताएंगे। क्योंकि जो सूक्ष्म शिक्षण होता है वो छात्र और शिक्षक दोनों के शिक्षण कौशल के लिए, कौशल को विकसित करने के लिए होता है। सूक्ष्म शिक्षण छात्र और शिक्षक के कौशल विकसित करने के लिए होता है। सी। चलिए देखते हैं। मूल्यांकन शिक्षण, वास्तविक शिक्षण, अब श्रेणीयन शिक्षण एकदम सही। प्रभावशाली नहीं, सी आंसर एकदम सही होगा। सी आंसर एकदम सही होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है? जो कक्षाओं में जटिलता होती है, जो कक्षाओं में जटिलता होती है उसे क्या करना होता? कम करना होता है। सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत इसमें क्या होता है? कक्षाओं में जटिलताओं को कम करना होता है। अब श्रेणीयन शिक्षण के अंतर्गत चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, इसे आपको क्या करना है? मिलान करना है। बताइए। सूची ए सूची बी को सुमेलित कीजिए। सूची ए को सूची बी से सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 बताइए आप लोग। ए, सभी लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 10। चलिए देखते हैं। हल ने क्या दिया है? प्रणोद आकलन सिद्धांत। हल ने क्या दिया है? प्रणोद आकलन सिद्धांत। अच्छा, मैकडूगल ने साहब ने क्या बताई? मूल प्रवृत्तियां सिद्धांत दी थी। अभी हम पीछे बताकर आए, मैकडूगल साहब ने 14 दी हैं मूल। बिल्कुल, कितनी बताई? मैकडूगल द्वारा 14 संवेग बताए गए मूल प्रवृत्तियों में। एकदम सही। चलिए आगे देखते हैं। बी है कोई भाई? अच्छा चलिए। अच्छा, फ्राइड साहब ने बेटा मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया है। एकदम सही। हाँ, अच्छा, मोसलो की आवश्यकता सिद्धांत दिया है। पहले का चौथा यानी कि इसमें 3 में है तो पहला गलत हुआ। चौथे का पहला। हाँ, इसमें जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा। हाँ, बी ऑप्शन कैसा होगा? एकदम सही होगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। उससे पहले सभी लोग क्या करेंगे? जो लोग नए जुड़े हुए हैं, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को क्या करेंगे? सब्सक्राइब कर लेंगे। और आप क्या करेंगे? व्हाट्सएप ग्रुप 7310345782 इस नंबर पर यूपी टेट व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे। या तो आप क्या करेंगे? हरिओम सर पीडीएफ, हरिओम सर पीडीएफ नाम से आप क्या करेंगे? सर्च करेंगे टेलीग्राम, उससे जुड़ जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 पर बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है? बताइए। अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है?
बताइए, सभी लोगों के आंसर आ जाने चाहिए। ए, सभी लोग ए बता रहे हैं। चलिए देखते हैं, चलिए देखते हैं। अच्छा, अभिक्रिया अनुदेशन ये किसने दिया है? ये बीएफ स्कैनर साहब ने दिया है। अभिक्रिया अनुदेशन ये किसने दिया है? स्कैनर साहब ने दिया है। बिल्कुल, स्कैनर साहब ने इस पर बल दिया है। और जो लोग ए बता रहे हैं वो एकदम सही बता रहे हैं। ए राइट है, हाँ बिल्कुल ए राइट होगा। अभ्यास का सिद्धांत, और अभ्यास का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है? चलिए हाँ बताएंगे। बीएफ स्कैनर नहीं, हाँ अब नहीं, जो अभ्यास का सिद्धांत है वो थर्नडाइक साहब ने दिया है। हाँ, किसने दिया? थर्नडाइक साहब ने अभ्यास का सिद्धांत दिया है। चलिए आगे देखते हैं। स्किनर साहब ने क्रिया प्रसूत, हाँ बिल्कुल क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। आ भी गया थर्नडाइक साहब, बिल्कुल। राधे राधे, राधे राधे बेटा, राधे राधे। चलिए, थर्नडाइक के थर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत में सीखने की प्रक्रिया को क्या महत्वपूर्ण नहीं है? बताइए, थर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत में सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है? क्वेश्चन नंबर 12 बताएंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 क्रिया प्रसूत व्यवहार, ये अभी हम बिल्कुल बता कर आए, अभी जस्ट अभी बता कर आए। बहुत गजब। ए आंसर कैसा होगा? बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सही होगा। क्योंकि जो थर्नडाइक साहब हैं, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने 3 नियम दिए थे, इन्होंने 3 महत्वपूर्ण कारक दिए थे। बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने 3 नियम देते हैं, जे अंतर्नोद, अभिप्रेरक और उद्दीपन। बिल्कुल, और 3 नियम इन्होंने उसके दिए थे, मतलब सीखने के, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव नियम। चलिए अच्छा आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिगम को गेने ने अपनी अधिगम सोपानिकी सर्वाधिक निम्न स्थान पर रखा है? बताइए, निम्न में से किस प्रकार के अधिगम को गेने ने अपनी अधिगम सोपानिकी में सर्वाधिक निम्न स्थान पर रखा है? क्वेश्चन नंबर 13 बताएंगे। बिल्कुल, कैसा बताया था? 8 प्रकार बताया था। बिल्कुल, इन्होंने जो सोपानिकी के अनुसार इन्होंने 8 प्रकार बताए थे गेने साहब ने। सी। हाँ, निम्न स्तर पर किसे रखा है? संकेत अधिगम को रखा है। बिल्कुल। अच्छा, उच्च स्तर, हाँ अच्छा, उच्च अधिगम पर किसे रखा है? उच्च स्तर पर किसे रखा है? अच्छा, उच्च स्तर पर बताइए। हाँ बिल्कुल, 8 प्रकार कर बताया था। हाँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग, बिल्कुल, समस्या समाधान। उच्च स्थान पर इन्होंने समस्या समाधान को रखा है। और इसका जो क्रम था वो कैसा था? सरल से कठिन की ओर। हाँ कैलाश, बिल्कुल, सरल से कठिन की ओर इसका जो क्रम था वो कैसा था? सरल से कठिन की ओर था। 8 प्रकार बताया था। पहला क्या बताया था? संकेत अधिगम। दूसरा बताया था उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम। तीसरा बताया था श्रृंखला अधिगम। चौथा शाब्दिक अधिगम। उसके बाद बताया था बहुवेदन अधिगम। और छठे नंबर पर बताया था संप्रत्यय अधिगम। सातवें पर सिद्धांत अधिगम। और 8वें नंबर पर जिसे सबसे उच्च बताया था, उच्च स्तर पर, उसे बताया था समस्या समाधान अधिगम। हाँ, एसएससी बीटी सीआरपी, बिल्कुल सही। अच्छा, याद है, गजब। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। बताएंगे, शिक्षण के दौरान आवाज में उतार चढ़ाव का उदाहरण है? बताइए, शिक्षण के दौरान आवाज में उतार चढ़ाव का कारण है? बताएंगे। ए गजब। उद्दीपन परिवर्तन कौशल।
उद्दीपन परिवर्तन कौशल, बुलबुल, बंटी, पूजा, कैलाश सभी लोग सही बता रहे, गजब। ये आंसर एकदम सही होगा। इसमें क्या होता है, जो छात्रों को ध्यान और पाठ की ओर आकर्षित करना होता है, किसमें, उद्दीपन परिवर्तन में। हाँ बिल्कुल। अच्छा, प्रस्तावना कौशल क्या होता है, प्रस्तावना कौशल में जो पूर्व ज्ञान होता है उसे नए ज्ञान से जोड़ना होता है। और पुनर्वलन कौशल में छात्र को शाबाशी देना, मतलब आपने अगर सही आंसर बताया तो हम आपको क्या देते, शाबाश देते, शाबाशी देते हैं, बोलते कि बहुत गजब, बहुत अच्छा बताया। हाँ, ये प्रस्तावना कौशल में होता है पहला भाई, पूर्व ज्ञान को जोड़ना होता है। हाँ, और जो समापन कौशल होता है ये पाठ के अंत में होता है। इसमें क्या करते हैं, सारांश का पता लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है, संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 बताएंगे। डी डी डी, एकदम सही बताया, पुनर्वलन, एकदम सही बताया, पुनर्वलन। हाँ, ये बिल्कुल। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, संप्रेषण के कितने चक्र बताए थे बेटा, संप्रेषण के 6 बताए थे, संप्रेषण के 6 चक्र बताए थे। बिल्कुल, पहला बताया था प्रेषक, दूसरा संदेश, तीसरा क्या होता है, ग्राही। अच्छा, प्रेषक क्या होता है, प्रेषक होता है संदेश भेजने वाला। हाँ, दूसरा क्या बताया था, संदेश बताया था जो भेजा जाएगा। तीसरा क्या बताया था, ग्राही बताया था जिसे प्राप्त करना होता है। और चौथा बताया था अंतःक्रिया, जिसे बोलते हैं एनकोडिंग, इसमें विचारों को खुद शब्दों में समझना होता है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। मंदमतना बालकों की शिक्षा हेतु कौन सा उपागम उपयुक्त कहा जा सकता है, बताइए। यानी कि मंद बुद्धि वाले बालकों के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 बताएंगे। अच्छा, टुकड़ों में याद करना, सही है। मंदमना बालकों की शिक्षा हेतु कौन सा उपागम उपयुक्त कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 ए, गजब, बिल्कुल। ए पी एस, अच्छा, पी ए स्टडी, ए, गजब, एकदम। और जो लोग ए आंसर बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16, वो एकदम सही बता रहे। व्यक्तित्व अनुवेश, हाँ, अनुदेशन, इसमें क्या होता है, बच्चे की क्षमता के अनुसार, बच्चे की क्षमता के अनुसार शिक्षण किया जाता है इसमें बेटा। इसमें क्या होता है, बच्चे की क्षमता के अनुसार अनुदेशन होता है। चलिए आगे देखेंगे। अच्छा, तुरल उपागम क्या होता है, तुरल उपागम में बेटा, इसमें क्या होता है, बच्चे को कक्षा में प्रमोट करते हैं। इसमें हम बच्चे को क्या करते हैं, कक्षा में प्रमोट करते हैं, यानी कि, और इसमें बात किसकी कर रहा था, मंदमना की कर रहा है, यानी कम बुद्धि वाले बच्चों के लिए। इसलिए तीनों ऑप्शन कैसे हो गए, गलत हो गए। चलिए, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। राधे राधे सर जी, राधे राधे बेटा, राधे राधे। क्वेश्चन नंबर 17 बताएंगे। बिल्कुल, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, बताएंगे। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। हाँ, तुरल जो होता है प्रमोद में होता है, और उसमें एक संवर्धन था। संवर्धन में बेटा होता है गहरी जानकारी। हाँ, संवर्धन में गहरी जानकारी होता है। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 17 बताएंगे। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। हाँ बिल्कुल, सी, हाँ एकदम सही। और जो लोग सी बता रहे हैं, जो लोग सी बता रहे हैं कोई 17 में, वो एकदम सही बता रहे हैं। क्योंकि मात्रात्मक नहीं, विकास कैसा होता, गुणात्मक होता है। विकास कैसा होता, गुणात्मक होता है। अगर यहीं पर वृद्धि होती बेटा, यहीं पर अगर वृद्धि होती तो ये कैसी होती, मात्रात्मक होती। और जो विकास होता है वो गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है।
हाँ, ये मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्षेत्र विशेष में बालक की विशिष्ट योग्यता तथा विशिष्ट क्षमता को कहते हैं। बताइए, क्षेत्र विशेष में बालक की विशिष्ट योग्यता तथा विशिष्ट क्षमता को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बताएंगे भाई सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 18 बताइए भाई। सी, निशा 18 का सी बता रहे हैं। डी, कैलाश भाई डी रुचिकैत। ए, क्वेश्चन नंबर 18 और जो 18 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? अभिक्षमता होगा। अभिक्षमता होगा बेटा। सी आंसर एकदम सही होगा। हाँ, चलिए आगे देखते क्वेश्चन नंबर 19। और इसमें जो मूल्य होता है, एक सेकंड, इसमें जो मूल्य है वो किसी मूल्य या बजट के लिए नहीं होता है। इसमें जो मूल्य होता है वो आदर्शों और हमारे नैतिक सिद्धांत की ओर संकेत करता है। सी होगा जी, गलत पढ़ लिया। अच्छा, हाँ, सी आंसर एकदम सही होगा। सर हमारी नमस्ते नाली। अच्छा, नमस्ते बेटा, नमस्ते, बिल्कुल नमस्ते। चलिए, बिल्कुल, हर हर महादेव प्रिया, हर हर महादेव। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। ब्रूनर ने प्रतिबिंबात्मक अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से मिलती जुलती है? बताइए, पियाजे की किस अवस्था से मिलती जुलती है? क्योंकि पियाजे साहब ने संज्ञानात्मक 4 अवस्थाएं बताई थी। प्रणाम बेटा प्रियांशु, प्रणाम। क्वेश्चन नंबर 19 बताएंगे। हाँ, बी 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 एकदम सही बता रहे। बी आंसर एकदम सही बता रहे। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसमें क्या होता है? बच्चा जो होता है वो चित्रों के माध्यम से सूचनाओं को याद रखता है। हाँ, इसमें जो बच्चा होता है वो चित्रों के माध्यम से सूचनाओं को याद रखता है। और ये कौन सी अवस्था होती है? 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 20। हाँ, बी फॉर बुलबुल। अच्छा, बी फॉर बुलबुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 बताएंगे। कौन व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है? कौन व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 20। 20 का आंसर बताएंगे सभी लोग, बिल्कुल 20 का आंसर बताएंगे। कौन व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है? सी बुलबुल, सी बंटी, सी। और इसका जो आंसर होगा वो ए आंसर सही होगा। फ्रायड। फ्रायड बेटा किससे? मनोविश्लेषणवाद थे। फ्रायड किससे संबंधित है? मनोविश्लेषणवाद से संबंधित है। एकदम सही। जिन्होंने इड ईगो और सुपर ईगो, बिल्कुल, और अचेतन मन के माध्यम पे, बिल्कुल आधार पर समझाया था। हाँ, ये आंसर कैसा होगा? एकदम सही होगा। और ये तीनों कैसे हैं? व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित हैं। हाँ, ये आंसर इसका कैसा होगा? एकदम राइट होगा। और जो अल्फोर्ड थे बेटा, जो अल्फोर्ड थे, इन्होंने गुण सिद्धांत के जनक हैं। ये कौन है? ये गुण सिद्धांत के जनक माने जाते हैं, अल्फोर्ड साहब। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। और क्वेश्चन नंबर 21 पर चलने से पहले आप लोग क्या करेंगे? जो लोग भाई न्यू जुड़े हुए हैं चैनल पर, वो सभी लोग क्या करेंगे? सेशन को लाइक करेंगे। और बाकी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चैनल को क्या कर लेंगे? सब्सक्राइब कर लेंगे। और आपकी ये डेली 9 PM पर CDP प्रीवियस ईयर के, टोटली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं। और 10 PM पर कुलदीप सर की EVS की क्लास होती है। और हाँ, और ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप पर सर्च करेंगे हरिओम सर PDF, आप उससे जुड़ जाएंगे। या तो आप क्या करेंगे? हाँ बिल्कुल, PDF के लिए
नहीं, अभी क्लास एंड नहीं हुआ, क्वेश्चन नंबर 21 पर चलेंगे। पीडीएफ के लिए 73 10 34 57 82 इस नंबर से जुड़ जाएंगे। चलिए, हाँ, सभी लोग क्या करेंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे डेली आपको क्लास मिलती रहे। और डेली 9 PM पर क्लास होती है, ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। सर हमको बहुत जल्दी बताए क्लास, अच्छा। चलिए, अच्छा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में कौन सा समूह सृजनात्मकता से तत्वों से संबंध में सही है, बताइए। सृजनात्मकता तत्व के संबंध में सही है, क्वेश्चन नंबर 21 बताएंगा। क्वेश्चन नंबर 21 बताएंगे। अच्छा, इतनी लेट क्लास बताए, कोई दिक्कत नहीं। अब आप डेली 9 PM पर क्लास में जुड़ जाया करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए। बी 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 बी, और सभी लोग सही आंसर बता रहे। प्रवाह, विविधता, मौलिकता और विस्तारण। अच्छा, प्रवाह, प्रवाह क्या होता है, अधिक से अधिक विचारों को उत्पन्न करना। प्रवाह के अंतर्गत आता है अधिक से अधिक विचारों को उत्पन्न करना। अच्छा, विविधता क्या होता है बेटा, विविधता होता है मतलब विचारों में विविधताओं का अलग अलग तरह से होना। हाँ, मौलिकता, मौलिकता में बेटा होता नई सोच, जो पहले की मतलब जो पहले की सोची हो उस पर। हाँ, और जो विस्तारण, इसमें क्या होता है, सरल विचार को विस्तार से समझाना होता है। सरल विचार को विस्तार से समझाना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। अच्छा, इसके जो जनक थे वो कौन थे, वो तो इवाल टोसो, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। एक 4-5 वर्ष के बालक ने में अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को फ्रायड द्वारा नाम दिया गया है। बताइए, क्वेश्चन नंबर 22 बताएंगे। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 22। हाँ, इसमें बालक को क्या होती है, माता से ज्यादा प्रेम होता है। अच्छा, ये लोग 61-36 कर रहे, कोई दिक्कत नहीं, आप आंसर दीजिए, आप सभी लोग भाई। हाँ, और जो लोग आंसर सी बता रहे वो एकदम सही बता रहे हैं। ओडिपस कॉम्प्लेक्स, ओडिपस कॉम्प्लेक्स ये कैसी होती है बेटा, ये लड़कों में एक ग्रंथ पाई जाती है, जो माता बिल्कुल अपनी माता से क्या करते, ज्यादा प्रेम करते हैं। वहीं पर लड़कियों में इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स ग्रंथ पाई जाती है, लड़कियां क्या करती हैं, अपने पिता से ज्यादा प्रेम करती हैं। और जो नर्सिज्म होता है बेटा, इसमें क्या होता है, स्वप्रेम होता है, हम लोग खुद से प्रेम करते हैं। हाँ, खुद से प्रेम, बिल्कुल। और इसका जो आंसर सी होगा एकदम सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 पर बात करेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा नियम थर्नडाइक के सीखने के गौड़ नियमों में शामिल नहीं है, बताइए। थर्नडाइक के सीखने के गौड़ नियमों में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 बताएंगे। हाय सर बेटा, हाय हाय। क्वेश्चन नंबर 23 बताइए भाई, आंसर दीजिए सभी लोग। बताइए कितने नियम बताए थे, 8 नियम बताए थे, बिल्कुल। थर्नडाइक साहब ने कितने नियम बताए थे, 8 नियम बताए थे। इसमें 3 प्रमुख और 5 कितने बताए थे, गौड़ प्रकार के बताए थे। हाँ, और इसमें जो शामिल नहीं वो कौन सा, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, डी ऑप्शन होगा। हाँ, 3-5 बिल्कुल सही बता रहे, डी ऑप्शन। और लगभग सभी लोग सही बता रहे, बिल्कुल। शिवानी, बंटी, अच्छा, पूजा, डी, बिल्कुल। निशा, पीए स्टडी टाइम, बंटी, हाँ एकदम सही है, डी, बिल्कुल। 136 दी, क्रिकेट पागल, अच्छा किसे पागल बोले बेटा, टोटल। हाँ,
डी आंसर कैसा होगा, एकदम सही होगा। अच्छा, 5 कौन कौन से नियम बताए थे? पहला बताया था बहु अनुक्रिया का नियम, दूसरा मनोप्रवृत्ति का नियम, तीसरा आंशिक क्रिया का नियम बताया था, और चौथा बताया था सादृश्य का नियम, पांचवा सहचर्यात्मक रूपांतरण का नियम बताया था। हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। क्यों भाई, नाम क्यों ले रहे एक दूसरे का? अरे कोई दिक्कत नहीं, पागल बोल दिया तो पागल बोलने से पागल थोड़ी नहीं हो जाते। हाँ, नाम नहीं लोगे एक दूसरे का, केवल हम ही नाम लेंगे, आप लोग नाम नहीं लोगे किसी का। क्वेश्चन नंबर 24 बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 24 बताएंगे। स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कार चलाना सीखते समय उसके पूर्व अनुभवों को सहायक होना किस प्रकार के अधिगम के अंतरण का उदाहरण है, बताइए। अच्छा, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 बताइए। हाँ, नाम नहीं लेगा भाई एक दूसरे का, कोई भी नाम नहीं लेगा, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 24 बताएंगे, बिल्कुल। सी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 24, और जो लोग 24 बता रहे वो एकदम सही बता रहे। ऊर्ध्व अंतरण, ऊर्ध्व अंतरण में क्या होता है? ऊर्ध्व अंतरण में इसमें क्या होता है? ज्ञान को मतलब दूसरी जगह यूज करना। हाँ बिल्कुल, अनुभव के माध्यम से। अच्छा, क्षैतिज अंतरण क्या होता है? क्षैतिज अंतरण में होता है मतलब समान स्थिति में समान ज्ञान का उपयोग करना, बिल्कुल एक समान, बिल्कुल। और जो ध्यानात्मक अंतरण होता है, इसमें होता है पुराने ज्ञान को नए ज्ञान में मदद लेना, पुराने ज्ञान की नए ज्ञान में मदद लेना। और दो द्विपक्षित अंतरण, बेटा इसमें होता है शरीर के एक अंग से सीखा जाना, शरीर के एक अंग से सीखा जाना। चलिए, अच्छा क्वेश्चन नंबर 25 बताएंगे। हाँ भाई, एक दूसरे का कोई कुछ नहीं बोलेगा एक दूसरे से। संप्रेषण संबंधी अक्षमता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 25, संप्रेषण संबंधी अक्षमता है, बताएंगे। आयुष, हेलो हेलो। क्वेश्चन नंबर 25 बताएंगे, संप्रेषण संबंधी अक्षमता। ए, बिल्कुल सही, मैं बिल्कुल सही हूं बेटा, मैं बिल्कुल सही हूं आयुष। हाँ, ए। और जो लोग ए बता रहे वो एकदम सही बता रहे। डिस्फेसिया, डिस्फेसिया किससे संबंधित है? संप्रेषण संबंधित है। वहीं पर जो डिस्ग्राफिया है वो लेखन संबंधित है, डिस्ग्राफिया लेखन संबंधित है। और डिसलेक्सिया, हाँ डिसलेक्सिया बेटा पठन विकार है। और डिसगैलकुलिया बेटा गणित विकार है, बिल्कुल गणना विकार है। अच्छा, माई सेल्फ राखी मौर्य, अच्छा आयुष बेटा, बिल्कुल पहचान गया मैं, बिल्कुल। चलिए, अच्छा क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 बताएंगे। भाई बातचीत ना करो एक दूसरे से। निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है, बताइए। डेमोक्रेटिव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 26 बताइए। निम्न में से कौन सी विधि प्रजातांत्रिक नहीं है? क्वेश्चन नंबर 26 और सी एकदम सही, लेक्चर मेथड, बिल्कुल। व्याख्यान विधि, ये कैसी होती है बेटा? अध्यापक केंद्रित होती है। ये कैसी होती है? अध्यापक केंद्रित, एकदम प्रभुत्ववादी होती है। कैसी होती है बेटा? प्रभुत्ववादी शिक्षण है। हाँ, और बाद बाकी जैसे प्रोजेक्ट, हाँ व्याख्यान विधि, ये प्रदर्शन विधि, व्यक्तिगत निर्देशन विधि, ये कैसी है? ये प्रभुत्ववादी विधि है। और प्रजातांत्रिक विद जैसे प्रश्नोत्तर विद, सामूहिक परिचर्चा विद, अन्वेषण विद, प्रोजेक्ट विद, ऐतिहासिक खोज विद,
ये कैसी है? ये बेटा प्रजातांत्रिक होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, बताएंगे क्वेश्चन नंबर 27। शैक्षिक उद्देश्यों के ब्लूम के वर्गीकरण के भावनात्मक पक्ष में निम्न में से कौन सा स्तर संबंधित नहीं है? भावनात्मक पक्ष, बिल्कुल ब्लूम साहब ने 3 पक्ष बताए थे। सीखने के कितने पक्ष बताए थे? 3 पक्ष। पहला संज्ञानात्मक पक्ष बताया था, दूसरा भावनात्मक और तीसरा पक्ष बताया था मनोगत्यात्मक पक्ष। बिल्कुल, पहला क्या बताया था? संज्ञानात्मक, दूसरा भावनात्मक, तीसरा मनोगत्यात्मक पक्ष। 3 पक्ष बताए थे। अब आप लोग बताएंगे भावनात्मक जो पक्ष 5 बताए थे उसमें से कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर बताइए। एक सेकंड, कुलदीप सर फोन कर रहे हैं, लगता है टाइम हो गया है क्लास का। हाँ कुलदीप सर फोन, क्लास का टाइम हो गया मुझे लगता है। चलिए मैं एक क्वेश्चन और बचे, 1-2 क्वेश्चन बच्चे जल्दी कर लेते हैं। चलिए बताइए। डी डी डी, और एकदम सही बता रहे हैं। डी आंसर एकदम सही बता रहे हैं। जी सर टाइम हो गया। हाँ मैंने देखा नहीं टाइम, बिल्कुल टाइम हो गया। मैं 2 से 3 क्वेश्चन और बचे, मैं जल्दी फिनिश करता। ज्ञान, एकदम सही बताया। हाँ, सीखने के 3 स्तर बताए थे ब्लूम साहब ने, संज्ञानात्मक स्तर, भावनात्मक स्तर और मनोगत्यात्मक स्तर। इसमें 5 जो बताए थे वो भावनात्मक स्तर बताए थे। हाँ अच्छा, तभी बोल रहे थे बेटा तनिक फास्ट। बिल्कुल, चलिए अब निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 28 बताएंगे, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? हाँ क्वेश्चन नंबर 28, और जो लोग 28 का बी बता रहे वो एकदम सही बता रहे। अभिप्रेरणा स्तर, अभिप्रेरणा स्तर, क्योंकि शिक्षण के बेटा, शिक्षण के कितने स्तर बताए थे? 3 स्तर बताए थे, स्मृत, अवबोधन और चिंतन। स्मृत, अवबोधन और चिंतन। स्मृत में बेटा क्या होता है? तथ्यों के पीछे। एक सेकंड, हाँ अरे कुलदीप सर बार बार क्यों? एक सेकंड, कॉल कर रहे हैं। बिल्कुल, हाँ, और इसका जो आंसर होगा वो कौन सा आंसर होगा? वो बी आंसर एकदम सही होगा, अभिप्रेरणा। अच्छा, स्मृत स्तर, स्मृत स्तर क्या होता है? तत्वों के पीछे का अर्थ समझना। बिल्कुल, हाँ, और उसके बाद जो निम्न। चलिए अच्छा क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, बस 2 क्वेश्चन और बचे, अभी फिनिश हो रही क्लास। कुलदीप सर बार बार कॉल कर रहे हैं क्योंकि क्लास का टाइम वाकई में हो गया। अधिगम प्रक्रिया उद्दीपन एवं के बीच में संगति है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 29 बताएंगे, अधिगम प्रक्रिया उद्दीपन के बीच संगत है, तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? अनुक्रिया, रिस्पॉन्स सही होगा। क्योंकि उद्दीपन क्या होता है बेटा? उद्दीपन क्या होता है? कार्य करने के लिए प्रेरित करना, कार्य करने के लिए प्रेरित करना, वो क्या होता है? उद्दीपन होता है। और जो अनुक्रिया होता है वो क्या होता है? उद्दीपन को देखकर हम जो कार्य करते हैं, उद्दीपन को देखकर जो हम कार्य करते हैं वो क्या कहलाता है? अनुक्रिया कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 30 और क्वेश्चन नंबर लास्ट, और उसके बाद मेरी 1 मिनट बात जरूर सुनेंगे सभी लोग। निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है? बताइए, निम्न में से कौन सी विधि प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है? क्वेश्चन नंबर 30 बताएं। हाँ बी एकदम सही, समस्या समाधान विधि, समस्या समाधान विधि। अच्छा, आगमन विधि क्या होती है? उदाहरण से नियम की ओर। और जो निगमन विधि होती है वो कैसी होती है बेटा? नियम से उदाहरण की ओर। बिल्कुल एकदम बी आंसर कैसा होगा? सही होगा। चलिए यहां से क्लास क्या होती है? समाप्त होती है। अब मेरी बात सुनेंगे, जिन लोगों ने भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि केवल 20 सब्सक्राइबर बाकी रह गए 400 सब्सक्राइबर होने में। ओनली 20 सब्सक्राइबर बाकी रह गए 400 सब्सक्राइबर होने में। मैं सोच रहा हूं अगर क्लास मेरी जैसे फिनिश हो उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। हाँ, अब आप बताएंगे मेरा सेशन कैसे लगा।
और आप 9 PM पर डेली सेशन में जुड़ेंगे और इसके बाद तुरंत जाकर कुलदीप सर के सेशन में जुड़ जाएंगे। हाँ, ओके, थैंक यू, थैंक यू। अभी कुलदीप सर की ईवीएस की क्लास है जस्ट इसके बाद। हाँ, और सभी लोग, जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना भाई, आप लोगों से इस बात के लिए मेरी रिक्वेस्ट है, बिल्कुल। चलिए, नाइस सेशन, थैंक यू, थैंक यू। अब हम सेशन को यहीं पर रोकते हैं। हाँ, और सेशन को सभी लोग क्या करेंगे, लाइक कर देंगे। लगभग 14 लोग लाइव है इस समय, और सेशन को केवल 5 लोगों ने लाइक किया है। 14 से 15 लोग हैं और सेशन को लाइक करने वाले ओनली 5 लोग हैं। हाँ, चलिए, अब हम सेशन को यहीं पर रोकते हैं। धन्यवाद सभी लोगों को। एक सेकंड।